गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो टॉपिक छोड़ा था उसका आज सेकंड पार्ट देखेंगे। तो सीधे आते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है इसकी जो स्थापना है वो कब की गई, तो ध्यान रखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना की गई। तो इसकी जो स्थापना है वो 12 अक्टूबर 1993 को की गई। तो NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना, सबसे पहले क्या हुआ, राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश जारी करके तो संसद में कानून बना, और कानून कौन सा बना, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इसके अंतर्गत ही क्या हुआ, राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की क्या होगी, स्थापना होगी। और स्थापना कब हुई, 12 अक्टूबर 1993 को। अब क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो किसके अंतर्गत बना, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत बना। साथ में आपको ध्यान रखना है कि NHRC जो है वो एक सांविधिक आयोग है। क्या है, सांविधिक आयोग है, या कहीं कहीं आपको लिखा मिल सकता है संवैधानिक आयोग है, संवैधानिक आयोग है। या इसको हम कह सकते हैं कि NHRC एक गैर संवैधानिक आयोग है, गैर संवैधानिक आयोग है। ठीक है, तो देखो एक होता है संवैधानिक आयोग। तो संवैधानिक आयोग क्या होता है, संवैधानिक आयोग वो आयोग होता है जिसका वर्णन संविधान के कोई अनुच्छेद में किया गया हो, वो क्या होता है, संवैधानिक आयोग है। जैसे कि फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग है, अनुच्छेद 280 में उसको डिफाइन किया गया है। जैसे निर्वाचन आयोग है तो अनुच्छेद 324 में क्या है, संविधान में वर्णित है। लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है वो क्या है कि सांविधिक आयोग है, संवैधानिक आयोग है या गैर संवैधानिक आयोग है। तो सांविधिक आयोग क्या होता है, जिसको संसद के अधिनियम के द्वारा बनाया गया हो वो क्या होता है, सांविधिक आयोग या संवैधानिक आयोग या गैर संवैधानिक आयोग उसको कहा जाता है। तो आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कौन सा आयोग है, तो इन तीनों में से एक आपको मिलेगा और उसी पे आपको क्या करना है, टिक करना है। आगे बात करें तो एक फैक्ट का ध्यान रखना, NHRC जो है उसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ है, तो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में। कहाँ भाई, नई दिल्ली में। फिर एक बात का और भी ध्यान रखना, नोट लगा के एक बात नोट कर लेना। जैसे एक क्वेश्चन आया था, RBSC ने दिया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत न केवल राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, बल्कि विभिन्न राज्यों में भी राज्य मानवाधिकार आयोग है उसका गठन किया गया था। तो RBSC ने क्वेश्चन ये दिया था कि राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग है, वो आयोग है वो किस अधिनियम के अंतर्गत बना था, तो वो राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत बना था। अतः राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और विभिन्न राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग है, वो दोनों आयोग किस अधिनियम के अंतर्गत बने हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत बने। तो नोट लगा के एक बात लिख लेना कि विभिन्न राज्यों में मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना भी 1993 यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई।
के अंतर्गत की गई। तो ये स्थापना होगी, इसके बारे में आपने जाना। अब बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसकी संरचना कैसी होती है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकता हूं आपको। अब आगे बात की जाए इसकी संरचना की, तो संरचना सबसे पहले आपको ध्यान रखना बहुसदस्य आयोग होता है, बहुसदस्य आयोग होता है। इसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं और ये सदस्य भी अलग अलग होते हैं। एक होते हैं पूर्णकालीन सदस्य, पूर्णकालीन सदस्य, और एक होते हैं पदेन सदस्य, पदेन सदस्य। तो इधर पूर्णकालीन सदस्य, इधर पदेन सदस्य। तो वर्तमान संदर्भ में बात कर रहा हूं जुलाई 2019 में, जुलाई 2019 में जो मैंने बताया था राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, उसमें क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ है। उस संशोधन के बाद में इसके पूर्णकालीन सदस्य और पदेन सदस्य वो कौन कौन होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले पूर्णकालीन जो सदस्य हैं वो कौन कौन होते हैं। तो सुप्रीम जो कोर्ट है, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होता है, अन्य न्यायाधीश होते हैं, उसमें जो न्यायाधीश है वो काउंट होगा इसमें पूर्णकालीन सदस्य में, परमानेंट मेंबर्स में। एक हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट में कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, मेन जस्टिस जो होता है, मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा तीन जो सदस्य हैं, तीन सदस्य कौन होंगे, मानवाधिकार, ह्यूमन जो राइट्स है उसमें एक्सपर्ट जो व्यक्ति हैं वो इसमें काउंट होंगे। तो मानवाधिकारों से संबंधित अनुभवी व्यक्ति, संबंधित अनुभवी व्यक्ति, कितने मेंबर होंगे, तीन, जो किससे में एक्सपर्ट होंगे, ह्यूमन राइट्स के मामले में क्या होंगे, एक्सपर्ट होंगे। तो इसमें एक शर्त भी है तीन सदस्यों में कि एक महिला होनी चाहिए, एक सदस्य जो है वो क्या होनी चाहिए, महिला होनी अनिवार्य है, कंपलसरी है यहाँ पे। तो पूर्णकालीन सदस्यों में कितने होंगे, 1 2 3 और ये 3, ठीक है। तो ये कुल कितने सदस्य होंगे, 6 सदस्य होंगे। तो परमानेंट मेंबर्स में कुल कितने सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए, हाई कोर्ट में कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, और 3 सदस्य हैं मानवाधिकारों से संबंधित अनुभवी व्यक्ति होते हैं, जानकार होते हैं मानवाधिकारों के, और उन 3 सदस्यों में एक महिला सदस्य होनी अनिवार्य है। तो कुल कितने सदस्य हो गए, 6 सदस्य हो गए। और एक बात का ध्यान रखना, जुलाई 2019 के बाद में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में जो संशोधन हुआ है उसमें पहले क्या होता था, जुलाई 2019 से पहले, कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन होता था, सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही क्या हो सकता था, अध्यक्ष हो सकता था। लेकिन अमेंडमेंट के बाद में सुप्रीम कोर्ट में चाहे मेन जस्टिस हो, रिटायर्ड या फिर कार्यरत या सेवानिवृत्त कोई न्यायाधीश हो, इन दोनों में से क्या बन सकता है, एनएचआरसी का अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। एक होता है पदेन सदस्य, पदेन सदस्य का मतलब होता है एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि कोई आयोग है, उस आयोग का कोई अध्यक्ष है, और जैसे वो आयोग का अध्यक्ष बना ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एनएचआरसी में जो पदेन सदस्यों में है वो काउंट हो जाएगा। तो इसमें पदेन सदस्यों की संख्या होती है 7, पहले होती थी 4, अमेंडमेंट से पहले कितनी होती थी, 7 4 होती थी, अब कितनी होगी, 7। तो पदेन सदस्यों में कौन कौन काउंट होंगे वो देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये कौन कौन सदस्य होते हैं पदेन सदस्यों में। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय
राष्ट्रीय SC, आप ध्यान रखना, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रीय ST आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मिनोरिटी आयोग की अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय दिव्यांगजन आयोग का मुख्य आयुक्त, इसको अध्यक्ष नहीं बोल करके चीफ कमिश्नर बोला जाता है, मुख्य आयुक्त बोला जाता है। तो ये जो आयोग बने हैं, इन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं, एक्स ऑफिशियो होते हैं। तो अमेंडमेंट जुलाई 2019 से पहले इनके जो पदेन सदस्य हैं वो कितने होते थे, 4 होते थे, लेकिन अमेंडमेंट के बाद में 3 सदस्यों को और जोड़ दिया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगजन आयोग के मुख्य आयुक्त को इसमें जोड़ दिया गया। फिर आप कहोगे कि इनको ही क्यों सम्मिलित किया गया, तो आप देख सकते हो कि भारत में ज्यादातर जो मानवाधिकारों का जो हनन होता है वो महिलाओं के साथ होता है, SC ST वर्ग के साथ होता है, मिनोरिटी जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसके साथ होता है, बच्चों से बाल श्रम वगैरह करवाया जाता है और पिछड़ा वर्ग को इसमें काउंट कर लिया गया है। और जो कह सकते हैं दिव्यांगजन जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके मानवाधिकारों का भी क्या होता है, उल्लंघन होता है। तो इसलिए इन सब सदस्यों को सम्मिलित किया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पदेन सदस्यों की संख्या वर्तमान में 7 है और परमानेंट जो मेंबर है, पूर्णकालीन सदस्य हैं, उनकी सदस्य संख्या 6 है। या हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होते हैं। और ध्यान रखना क्वेश्चन अलग अलग पूछा जा सकता है। पूर्णकालीन सदस्यों की संख्या कितनी होती है राष्ट्रीय मानवाधिकारों में, 6, और पदेन सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 7। फिर साथ में एक प्रश्न और भी पूछ सकता है कि बताइए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में न्यायिक व्यक्तियों की संख्या कितनी होती है। तो न्यायिक 3 ही है, सुप्रीम कोर्ट का मेन जो चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट का कोई एक अदर जस्टिस है, या फिर हाई कोर्ट का एक जो चीफ जस्टिस होता है, वो क्या होते हैं, 3 लोग क्या होते हैं, न्यायिक सदस्य होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। और ध्यान रखना जुलाई 2019 में क्या होता था, पहले पूर्णकालीन जो सदस्य हैं वो दोबारा पद धारण नहीं कर सकते थे, लेकिन अब इस शर्त को हटा दिया गया है कि पूर्णकालीन सदस्य बनने के बाद में उसकी दोबारा भी रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है, पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कार्यकाल की, कि NHRC में जो सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल कितना होता है। तो पहले होता था 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो, लेकिन अब जो इसका जो टेन्योर है, कार्यकाल जो है वो होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। ठीक है। अब बात करते हैं कार्यकाल के बाद में इसकी जो नियुक्ति है, इसको नियुक्त है वो कौन करता है, जो NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में
6 सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर, अनुशंसा 6 सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर। ठीक है, तो एनएचआरसी के जो सदस्य हैं उसकी जो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन 6 सदस्यीय समिति है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और वो कोई सुझाव देती है, उसी को राष्ट्रपति क्या करते हैं? अपॉइंटमेंट करते हैं। अब 6 सदस्यीय समिति को हम ब्रॉड कौन से भी बोल सकते हैं या कॉलेजियम भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? कॉलेजियम। ठीक है, तो इस 6 सदस्यीय समिति में कौन कौन लोग सम्मिलित होते हैं? तो मैंने बताया प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, यानी 6 सदस्यीय समिति है, इसके जो अध्यक्ष है वो तो कौन हो जाएंगे? भारत के प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। तो पीएम कर दो, प्रधानमंत्री। और कौन कौन सम्मिलित होते हैं इसमें? गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। और कौन सम्मिलित होते हैं? जो लोकसभा है उसके जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, वो सम्मिलित होते हैं। राज्य जो सभा है उसके जो उपसभापति हैं वो सम्मिलित होते हैं। और इसमें जो अपोजिशंस हैं, लोकसभा में विपक्ष नेता, विपक्ष का नेता, और राज्यसभा में विपक्ष का जो नेता है वो सम्मिलित होते हैं। तो देखो, अध्यक्ष, पीएम और गृह मंत्री क्या है? कार्यपालिका का रोल है यहाँ पे। लोकसभा और राज्यसभा इसमें कह सकते हैं व्यवस्थापिका का रोल है। और विपक्ष यानी जो अपोजिशन पार्टी है उनका भी इसमें रोल है। तो आप देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण आयोग है कि इसकी जो नियुक्ति है वो कोई सत्ता पक्ष है उसमें कोई जरूरी नहीं होती है, उसमें सभी का रोल पहले होता है, उसके बाद में ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसमें सदस्यों की नियुक्ति होती है। तो इसका ध्यान रखना है। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है उसमें जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन उसमें जो 6 सदस्यीय समिति है उसमें कौन कौन लोग सम्मिलित होते हैं? तो ध्यान रखना, पीएम, होम मिनिस्टर, लोकसभा का जो स्पीकर है, अध्यक्ष है, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा और राज्यसभा में जो ओपोजिशन जो लीडर हैं वो क्या होते हैं? इसमें सम्मिलित होते हैं। आप कहोगे कि राज्यसभा का उपसभापति को इसमें काउंट क्यों किया गया है, सभापति को क्यों काउंट नहीं किया गया? तो ध्यान रखना, जिस समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं वहां उपराष्ट्रपति सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, वहां पे उपसभापति उसमें सम्मिलित होता है। तो इसकी क्या है? नियुक्ति। तो नियुक्ति आपकी समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। हटाना, रिमूव, यानी जो सदस्य हैं इसको हटा कौन सकता है? तो इनको हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। किस आधार पे? कदाचार व क्षमता के आधार पर। तो एनएचआरसी के जो सदस्य हैं उसको हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति। किस आधार पे? कदाचार व क्षमता के आधार पे। लेकिन ध्यान रखना, राष्ट्रपति जो हटाता है इनको वो सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन के बाद में ही हटाता है। सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा पे राष्ट्रपति इसको क्या कर सकता है? रिमूव कर सकता है उनके सदस्यों को, एनएचआरसी के सदस्यों को। तो ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन कम पूछता है कि हटाता कौन है। तो राष्ट्रपति हटाता है, लेकिन किसकी अनुशंसा पे? सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा पे। और उसको हटाने का आधार क्या होता है? कदाचार व क्षमता के आधार पर। आगे बात करते हैं एनएचआरसी की जो शक्तियां हैं उसके बारे में। तो एनएचआरसी है वो क्या कर सकता है? तो एनएचआरसी की जो कार्य हैं, शक्तियां हैं, वो ध्यान रखना आपको। तो क्या क्या कार्य होते हैं एनएचआरसी के? तो एनएचआरसी का पहला कार्य तो ये है मानवाधिकारों की राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा करना। दूसरा इसका कार्य है कि मानवाधिकार जो है उनके जो
प्रचार, सम्मेलन, गोष्ठियां का आयोजन करना। जो जेल में जो कैदी होते हैं वहां जाकर के और ये देखना कि कहीं जेल में जो कैदी हैं उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, तो उनकी वो जांच वगैरह सब कर सकते हैं। तो जेल में कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा करना, ये इसका एक पावर है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। चौथा, और क्या कर सकता है मानवाधिकार आयोग? तो मानवाधिकार जो आयोग है क्षतिपूर्ति, मान लो कोई ऐसा पक्ष जिसके मानवाधिकार के उल्लंघन हुआ है, हनन हुआ उनके अधिकारों का, तो क्षतिपूर्ति की क्या कर सकता है? सिफारिश कर सकता है। इसके अलावा मानवाधिकार जो आयोग है उनके पास सिविल न्यायालय जैसी शक्तियां होती हैं, और ध्यान रखना एनएचआरसी जो है वो कभी भी सजा नहीं दे सकता है। इनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो कि कोई संस्था है जिसने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है तो उस संस्था की वो जांच कर सकता है और क्षतिपूर्ति की सिफारिश कर सकता है, लेकिन उस संस्था को कभी भी सजा नहीं दे सकता है। ठीक है, इस बात का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। एक और देखना है एनएचआरसी जो है एक अपनी पत्रिका भी जारी करता है जिसमें मानवाधिकार से संबंधित जानकारी होती है, नई दिशा। उस पत्रिका का नाम क्या है? नई दिशा। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था, तो नई दिशा, तो एनएचआरसी है कौन सी पत्रिका का आयोजन करता है? नई दिशा। ठीक है, इसके बाद भी कुछ बेसिक चीजें वो आपको ध्यान में रखनी है कि एक तो जो मानवाधिकार जो आयोग है 1 वर्ष से पुरानी कोई रिपोर्ट है उसकी जांच कभी भी नहीं कर सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना। और राज्य मानवाधिकार आयोग उसके भी कुछ ऐसे सेम कार्य हैं, तो उसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे एनएचआरसी के बारे में। ठीक है, थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को कह सकते हैं कि उसको अदर जो आपके दोस्त सहपाठी उनके पास सेंड करें ताकि ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो है आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू।